हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट हो चुका है। आज है क्लास 11 चैप्टर 2 ऑफ पॉलिटी, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें बताया जा रहा है कि हमारा राइट्स क्या है, ठीक है। तो इसमें 2 केस के बारे में बताया गया। सबसे इंपॉर्टेंट पहला एशियन गेम्स में बताया गया था कि जो जिसको ना मिनिमम वेजेस नहीं मिला, तो फिर उसके बाद क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ना उनको मिनिमम वेजेस दिया गया था। और उसके बाद ना मेडिकल एड के बारे में दिया गया था, ठीक है। मेडिकल एड से रिलेटेड है। तो फिर बिल पास हुआ था कि हम सबको कॉन्स्टिट्यूशन में ना फंडामेंटल राइट मिलना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट ऐसे होंगे और ये सब ऐसे राइट होंगे जिसको गवर्नमेंट भी रोक नहीं सकती हम सबको लेने से, और गवर्नमेंट भी उसको खराब नहीं कर सकती, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट का बात आया कि वर्कर्स को वेजेस मिले, सबको इक्वालिटी मिले। तो फंडामेंटल राइट में ना जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम सबको दिए गए थे, वो ना कौन कौन से फंडामेंटल राइट थे। तो राइट टू इक्वालिटी थे, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल और एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। तो जो राइट टू इक्वालिटी है तो उसमें 2 केस बताया जा रहा है। तो इसमें एक केस बताया जा रहा है, कोई सुधेश कुमार नाम के एक आदमी थे, वो विलेज विजिट करने आए। तो वो अपने फ्रेंड के साथ गए शॉप पे चाय पीने के लिए। तो उसका जो शॉपकीपर था ना वहाँ का, तो वो पूछा कि आपका कास्ट क्या है, ठीक है। तो वो कास्ट बताने के बाद ना सुधेश कुमार को अच्छे मग में चाय दिया, और उसके फ्रेंड को, वो दलित था, तो उसको क्या किया गया, अर्थन मग में, मतलब कि मिट्टी के कप में ना चाय दिया गया। तो इस चीज से ये पता चला कि ना वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसी हिसाब से, और ना फीमेल को मेल के हिसाब से ज्यादा पैसा नहीं मिलना, ये दूसरा केस स्टडी में बताया गया था। तो हम सबके बारे में, तो यहाँ पे हम सबको ये चीज पता चलता है कि ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम सबको दिया गया है कि हम सबको ना कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है, ठीक है। अनटचेबिलिटी को बैन किया जाएगा। राइट टू इक्वालिटी में क्या क्या है कि हम सबको किस चीज का राइट मिलेगा कि अनटचेबल को हम सबको ना किसी भी, कोई भी रेस हो, कास्ट हो, सेक्स हो, प्लेस ऑफ बर्थ हो, इस सब के हिसाब से हम सबको ना कोई भी रोक नहीं सकता है किसी चीज को लेके, चाहे वो पब्लिक जो शॉप हो, होटल हो, प्लेस ऑफ इंटरटेनमेंट हो, तो वहां जाने से हम सबको कोई रोक नहीं सकता है, चाहे हम सबका रेस कोई भी हो, चाहे कास्ट कोई भी हो, चाहे हम सबका कुछ भी कोई भी हो, ठीक है, जेंडर कुछ भी हो। तो इस चीज को ना राइट टू इक्वालिटी में रखा गया है, और अनटचेबिलिटी को भी इसमें एबोलाइज किया गया है। हम सबको क्या है कि इसमें राइट टू इक्वालिटी में हम सबको मिला है कि अपॉर्चुनिटी मिला है इक्वालिटी और स्टेटस का, कि ना कोई भी आप सरकारी जॉब ले सकते हैं। और इसी में हम सबको मिला है कि ना हम सब अनटचेबल को क्या कहता है, अनटचेबिलिटी को बैन करेंगे, और फिर क्या कहता है, सबको एक जैसा अधिकार मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में क्या आता है, इसमें ना बताया गया है कि ना अगर आप गिल्टी नहीं है, कि कोर्ट के द्वारा अगर आपको एक्यूज नहीं माना जाएगा, तब तक आपको कोई एक्यूज नहीं कह सकता है। राइट टू फ्रीडम में ये चीज आता है कि अगर कोई भी पर्सन को ना सेम ऑफेंस के लिए 2 बार नहीं किया जा सकता है, वहाँ पे 2 बार एक ही चीज के लिए 2 बार सजा नहीं दिया जा सकता है। कोई भी उसको डिक्लेयर नहीं कर सकता है इलीगल, और फिर जब तक उसको कोर्ट ना डिक्लेयर करेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि ना कोई भी आपको अरेस्ट नहीं कर सकता है बिना वजह बताए कि वजह क्या है अरेस्ट का, ठीक है। और अगर कोई अरेस्ट कर रहा है तो उसको 24 आवर के अंदर ना आपको क्या करना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन में आता है कि फोर्स लेबर प्रोहिबिट किया जाएगा, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक और ह्यूमन बीइंग किया जाएगा। तो ये पर्सनल चीज था, ठीक है। तो फिर राइट टू फ्रीडम में आता है, फिर राइट टू, आप देखो किसको भी एक्यूज नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन में हम सबको किस किस चीज को लेके बच सकते हैं। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में है कि हम सबको फोर्स लेबर कोई नहीं बना सकता है, ठीक है। फिर किसी को आप जबरदस्ती नहीं बोल सकते कि आपको फोर्स लेबर बनना पड़ेगा, बैगर हो या फोर्स लेबर हो, ठीक है। और फिर ट्रैफिक ह्यूमन बीइंग, कि किसी को दास और दासी नहीं बना के रखा जा सकता है, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डस जॉब्स, और किसी भी बच्चे को ना हजार्डस जॉब में नहीं किया जा सकता, ठीक है। आप किसी भी छोटे बच्चे को क्या हजार्डस जॉब में नहीं बोल सकते कि आपको ना काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक्सप्लॉयटेशन से हम सबको बताता है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अब हम सबके रिलीजन और कल्चरल, और फिर क्या कहते हैं एजुकेशनल राइट में हम सबको क्या मिलता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि सती प्रथा जो था उसको बैन किया गया, क्योंकि ये रिलीजन के खिलाफ था। ये ऐसे किसी को नहीं कर देना जाना चाहिए कि उसके पति के मरने के बाद उसको भी जला दिया जाना चाहिए, ये गलत है। तो ये रिलीजन के खिलाफ था। तो ऐसा कोई भी जो अगर गलत तरीके से हो रहा है तो उसमें कोर्ट इंटरफेयर कर सकते हैं, पर अगर सही तरीके का कुछ है तो आपके रिलीजन को अगर आपको फॉलो करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरे रिलीजन को फॉलो करें तो कोई नहीं रोक सकता। आप अपने रिलीजन को फैला भी सकते हैं, उस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर किसी को फोर्सली आप वो चीज नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। अगर फोर्सली करवा रहे हैं तो वो गलत है, ठीक है।
उसके बाद क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में ह्यूमन सेक्रीफाइस को भी गलत ठहराया गया, इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन को हम सब माने, ठीक है। तो नरबली जो होता था पहले के समय में वो गलत था, ठीक है। तो नरबली को क्या किया गया, हटाया गया। ब्लैक मैजिक का ये सब चीज को जो सेक्रीफाइस होता था उस सब चीज को हटाया गया। मतलब जो जो चीज गलत था अगर रिलीजन को लेके उसमें कोर्ट इंटरफेयर की, उसने गवर्नमेंट इंटरफेयर की और उसको हटाई। और अगर पॉजिटिव तौर पे कुछ हो रहा है तो उसको गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करके हटा सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो हम सबको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में ये बताया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि ना कल्चरल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में हम सबको ये बताया गया है कि ना हम सब अगर चाहेंगे तो गेटिंग फंडामेंटल राइट, अगर हम सबको अपना फंडामेंटल राइट लेना है तो हम सब अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है तो हम सब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, अपने रिट को लेके, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ना रिट इन्फॉर्म और अपने अधिकार को लेके, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का कार्य क्या होगा उसके बाद कि ना वो रिट क्या करेंगे, रिट इन्फोर्स करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम सबको अपना अधिकार दिलवाएंगे। हैबियस कॉर्पस में क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देंगे कि उस पर्सन को ना वहाँ पे प्रेजेंट किया जाए। उनके रिट जो है उस रिट में क्या क्या काम है, मैंडमस में सुप्रीम कोर्ट का काम होगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का काम होगा कि अगर कोई भी पर्टिकुलर ऑफिसर होल्ड कर रहा है नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी, अपना लीगल ड्यूटी नहीं कर रहा है तो उसको ना उस चीज के लिए बोला जाएगा, ठीक है। प्रोहिबिशन में क्या होगा, हायर कोर्ट अपने छोटे लोअर कोर्ट को बोलेगा कि जो भी ज्यूरिडिक्शन तुम्हारा केस का चल रहा है ना तुम उसको मेरे पास भेजो, ठीक है। उसके बाद को वारंटो में होगा कि कोर्ट फाइंड दैट अ पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस, बट अगर कोई भी पर्सन होल्ड कर रहा है कोई ऑफिस, बस ना वो ना रिस्ट्रिक्ट है उसको इतना, उसको ना वो गलत तरीके से ऑफिस को होल्ड कर रहा है तो को वारंटो का वो रिट जारी कर सकता है, ठीक है। क्रिटोरियाई में वो बता सकते हैं कि ना लोअर कोर्ट को अनदर अथॉरिटी टू ट्रांसफर, अगर कोई भी पेंडिंग केसेस है तो वो ना हायर अथॉरिटी को देने के लिए उसको क्रिटोरियाई में बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब ये जो 5 है ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट के रिट है और इसी के द्वारा ना ये हम सबके फंडामेंटल राइट को बचाते हैं, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अब क्या है, ठीक है। जो ये ऐसा गाइडलाइन मेंशन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लीगली बाइंडिंग नहीं है, मतलब कि इसको लीगली हम सब इन्फोर्समेंट नहीं कर सकते हैं। अगर फंडामेंटल राइट को हम सबका उल्लंघन होगा तो हम सब कोर्ट जा सकते हैं, पर डीपीएसपी का उल्लंघन होने के बाद हम सब कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो इसमें क्या क्या है, इसमें जमींदारी सिस्टम को लेके है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक को लेके है, मिनिमम वेजेस को लेके है। पर डीपीएसपी में क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स है तो उस चीज को अच्छे तरीके से याद रखना होगा कि इसमें है कि जमींदारी सिस्टम को लेके है एबोलाइजेशन, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक को लेके है, मिनिमम वेजेस को लेके, पंचायती राज सिस्टम को लेके है, राइट टू एजुकेशन है, स्मॉल इंडस्ट्रीज को लेके भी है, ठीक है। उसके बाद ना 44 ये और ये जो डीपीएसपी है ये आया कैसे, अब इस चीज के बारे में जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो डीपीएसपी है ना वो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा हम सबके फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि ना ताकि ना हम सबके अगर सभी पर्सन के पास अपना कुछ अधिकार है तो उनका कोई ड्यूटी भी है हमारे देश के प्रति, ठीक है। तो फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग और एंथम। तो क्या होता है कि हम सबके डीपीएसपी में क्या क्या हम सबको करना होता है कि ना नेशनल फ्लैग और एंथम को रिस्पेक्ट करना होता है, प्रोटेक्ट यूनिटी को करना होता है, ब्रदरहुड को, फॉरेस्ट को बचाना होता है, ये सब हम सबका काम हुआ। फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ना कम्प्लीमेंट्री है ईच अदर के, मतलब कि ये दोनों ना एक ही सिक्के के दो पहलू है, ठीक है। फंडामेंटल राइट सिक्योर द पीपुल फ्रॉम द गवर्नमेंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल दैट द गवर्नमेंट प्रमोट ऑन सोशल वेलफेयर। तो फंडामेंटल राइट का क्या काम होता है कि ये ना क्या करते हैं, पीपुल को बचाते हैं गवर्नमेंट से, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल का काम होता है कि गवर्नमेंट प्रमोट करेंगे सोशल वेलफेयर को। फिर देखो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो ना एबोलाइज किया गया जमींदारी सिस्टम के तौर पे, और उसके बाद ना वॉयलेट करा था फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को तो फिर आफ्टर विच द प्रॉपर्टी राइट में बी रिमूव्ड, और उसको रिमूव किया गया फंडामेंटल राइट से और उसको चेंज किया गया सिंपल राइट के तौर पे, क्योंकि ये एक तरीके का जमींदारी राइट को दिखा रहा था, तो ये गलत था, ठीक है। क्योंकि डीपीएसपी में हम सबको बताया गया कि जमींदारी राइट को जो था उसको एबोलाइज करना चाहिए, तो इसी चीज को लेकर क्या किया गया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटा दिया गया था, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम सब ये जाने कि हमारा फंडामेंटल राइट क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट कैसे आया है, ठीक है। और फंडामेंटल राइट में हम सबको क्या क्या मिलता है, राइट टू इक्वालिटी में, फ्रीडम में, एबोलाइजेशन में, एक्सप्लॉइटेशन में, फिर राइट टू रिलीजन में, और फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है वो क्या है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है, और उसके बाद क्या बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का क्या पावर है और वो हम सबको कैसे बचाते हैं हमारे फंडामेंटल राइट को लेके, और डीपीएसपी कैसे आया, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में क्या क्या है इंपॉर्टेंट है वो चीज को जाने, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। तो ये चैप्टर अगर अच्छी तरीके से समझ में आए तो इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है।
थैंक यू।